स्टडी सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज के हम लोग लेक्चर 5 देखेंगे, यानी कि पांचवा दिन हमारा पीवाईक्यू सीरीज का है। इसमें हम लोग चैप्टर 5 जो है बायोलॉजी के क्लास 12th के, उसमें हम लोग वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत के हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन के अलावा हम लोग बोनस क्वेश्चन भी देखेंगे जो भी एग्जाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे इसी चैप्टर में यहाँ पर आप लोग किसको देख रहे हैं? ये आपको मेंडल साहब है। क्या है? मेंडल है, जिसको क्या किया जाता है? आनुवंशिकी के पिता कहा जाता है। अगर ये देखें तो देखिए, ये क्या है? मेंडल का ये पादरी वाले घर है। और ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? मटर के पौधे को उत्पादन कर रहा है। इनसे क्या करते हैं? तो इन्हीं पर इसने रिसर्च किया और रिसर्च करके क्या किया इसने? तो आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसलिए इसको क्या किया गया? तो आनुवंशिकता के पिता कहा गया मेंडल को। इसी प्रकार अगर हम देखें तो कुछ आनुवंशिक रोग वाले फिगर हैं, आप लोग इसको देखिए और कमेंट करके बताइए कि इनको कौन सा रोग हुआ है। ठीक है? इसी तरह से अगर हम लोग शुरुआत करें चैप्टर को तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जो कि 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन को अगर देखें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है, और 2023 में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ए में कह रहा है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये आनुवंशिक बीमारी है। फिर देख रहे हैं हम, ये कह रहा है हीमोफीलिया। फिर बोल रहा है कि क्रिएटिनिज्म और थैलेसीमिया। तो आप लोग अगर देखेंगे तो क्रिएटिनिज्म एक ऐसे बीमारी है जो आनुवंशिक बीमारी नहीं है। ये किसके कारण से होता है? तो क्रिएटिनिज्म होता है हार्मोन की कमी से। अगर हम देखें तो ये थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। ये थायराइड हार्मोन की कमी से क्या होगा? तो क्रिएटिनिज्म नामक बीमारी होता है। थायराइड हार्मोन की कमी से होती है। और थायराइड हार्मोन की कमी कब होगी? थायराइड हार्मोन की कमी अगर देखेंगे तो ये होते हैं आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन कम खाओगे तो थायराइड हार्मोन क्या करते हैं? थायराइड ग्रंथि क्या करते हैं? बहुत कम हार्मोन का स्राव करते हैं। और जब ये बहुत कम हार्मोन का स्राव होगा तो क्या होगी? तो अगर ये बच्चे की स्थिति में हो रही है तो बच्चे की स्थिति में क्या हो जाती है? क्रिएटिनिज्म की स्थिति में बच्चे का दिमाग बहुत ही कम डेवलप हो जाता है, जिसे हम मंद बुद्धि सिंपल से कहते हैं। तो मंद बुद्धि की स्थिति को हम लोग क्रिएटिनिज्म कहते हैं। तो इसका अगर सही ऑप्शन देखें तो सी एक 1 का सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि किसकी कमी से होता है ये? किसकी? आयोडीन की। अगर हम लोग कम मात्रा क्या करते हैं, बच्चों को अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होगा? तो इसके कारण से होता है उसमें हार्मोन की कमी, थायराइड हार्मोन कमी। और थायराइड हार्मोन किसकी कमी से हो जाती है? थायराइड हार्मोन की कमी से हो जाती है क्रिएटिनिज्म नामक रोग, जो बच्चों में होने वाली सामान्य रोग है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2023 में पूछा गया है। और ये 2023 में भी ये कह रहा है कि विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नता बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कब उजागर होते हैं? तो उजागर होने का मतलब है कि उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न। तो अगर हम देखें तो विभिन्नता जो अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए विभाजन कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की विभाजन होती है। इसमें एक होगा समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन होती है। समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो विनिमय विनिमय को हम लोग विभाजन विनिमय को हम लोग सिंपल से इंग्लिश में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि क्रॉसिंग ओवर ही क्या करते हैं? तो विभिन्नता को लाते हैं। अगर हम देखेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन में विनिमय होता है। इसमें क्या होगा? इसमें विनिमय होगा और इसमें विनिमय नहीं होता है। इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन में विनिमय नहीं होगा और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? विनिमय होगा। इसमें विनिमय नहीं होगा और इसमें क्या होगा? होगा। तो विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर। फिर अगर देखें क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है तो पता होना चाहिए। ये क्या होता है? डीएनए होता है। और इस डीएनए में क्या है? तो अगर देखें तो ये डीएनए का कुछ भाग क्या हो जाएगा? ये वाले भाग कट के कहाँ आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? इसका थोड़ा सा भाग कट के किसमें चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर यानी कि विनिमय बोलेगा विभिन्नता अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, तो विनिमय के कारण होती है। इसमें स्वतंत्र संकलन कारण ये सब सभी गलत है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाए। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोजोमल प्राथमिक नॉन डिसजंक्शन के कारण होने वाला रोग है। ऑटोजोमल प्राथमिक नॉन डिस तो अगर सिंपल से हम देखें इसका तो कह रहा है कि ऑटोजोमल के कारण होने वाला रोग, इसमें दांत कोशिका अरक्ता,
क्लैनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसका कौन सा ऑटोजोमल आंसर होगा? तो इसका अगर सही आंसर देखें तो इसका कौन सा आंसर होगा? डाउन सिंड्रोम इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं? 21वें क्रोमोसोम पर होते हैं। 21वें क्रोमोसोम में अगर क्या हो जाए? ट्राइसोमी हो जाए, यानी कि जहां दो होना चाहिए, दो की जगह कितना हो जाए? तीन हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑटोजोमल प्राथमिक यानी कि डाउन सिंड्रोम में ये होते हैं। अगर इस तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द्विसंकर परीक्षण, ये भी 2023 में पूछा गया, यानी टोटल 4 क्वेश्चन हम देख रहे हैं 2023 में पूछा गया है। और ये कह रहा है कि द्विशंकर परीक्षार्थी परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विशंकर में बोल रहा है कि द्विशंकर में परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस के पूछ रहा है। किसको पूछ रहा है? द्विशंकर के द्वारा टेस्ट क्रॉस का क्या परिणाम निकलेगा, परिणाम का जो अनुपात होगा उस अनुपात को बताना है। अगर वो अनुपात को हम देखें तो 1:1 अगर हम देखें तो एक संकर में आता है। किसमें आता है? एक संकर में 1:1 आएगा। और वही हम देखें अगर तो द्विसंकर में, ये तो कोई अनुपात ही नहीं है, किसी का भी ये नहीं है, लेकिन ये क्या है? द्विसंकर, द्विसंकर परीक्षार्थी का परिणाम है। परीक्षण जिसको हम कहते हैं परीक्षण संकरण, द्विसंकर परीक्षण संकरण में क्या आती है? तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:1, 1:1, 1:1। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि 2023 में टोटल 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय, विनिमय पहले भी हमारा क्वेश्चन आ गया है कि विनिमय किस, कौन सी विभाजन, अणुसूत्री विभाजन में विभिन्नता जो आती है किसके कारण से आती है? तो अणुसूत्री विभाजन में जो विभिन्नता आती है विनिमय के ही कारण से आते हैं, जो हम लोग सबसे पहले ही क्वेश्चन देख लिया। अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है कि विनिमय किस अवस्था में होती है, यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है। अगर हम लोग देखें अणुसूत्री विभाजन दो भाग में जाके संपन्न होती है। एक होती है अर्धसूत्री, एक अणुसूत्री 1 में जाके पूरी होती है, और एक अणुसूत्री 2 होता है। तो अणुसूत्री 1 में कितने फेज होते हैं? अणुसूत्री 1 में लेप्टोटीन होता है, लेप्टोटीन, इसके बाद होगा जाइगोटीन, जाइगोटीन, इसके बाद होगा पाइकेटीन, पैकेटीन, इसके बाद डिप्लोटीन। टोटल 5 फेज होता है इसमें, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस लास्ट वाले होते हैं। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि कौन से फेज में, कौन ऐसा फेज है कि कौन सी ऐसी अवस्था है कि जिस अवस्था में क्या होना है? विनिमय होना है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होना है। क्रॉसिंग ओवर को होने के लिए ये किसमें होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिन, यानी कि विनिमय कब होता है? तो पैकेटिन की अवस्था में विनिमय होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या लेप्टोटीन नहीं, जाइगोटीन नहीं, डाइकाइनेसिस ये भी नहीं। इसका सही ऑप्शन पैकेटिन होने वाला है। पैकेटिन में क्या होता है? विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। इसी तरह अगर देखें तो 2023 में टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 में अगर देखें, 2022 का पहला क्वेश्चन है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। एक जीन है और उसके विभिन्न रूप को क्या कहा जाएगा? विभिन्न रूप को हम लोग सिंपल से क्या बोलते हैं? उसको एलील बोलते हैं। और एलील को क्या कहते हैं? एलील को हिंदी में युग्मक विकल्पी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन 6 नंबर का क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण क्या है, यानी क्वांटिटेटिव लक्षण को या बारे में पूछ रहा है। क्वांटिटेटिव लक्षण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें बालों का रंग, बाल के रंग में हम बता सकते हैं कि कैसा रंग है, या ये कोई क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव रंग, क्वालिटेटिव रंग या कहने का मतलब ये गुण वाले हो गया। अगर हम देखें तो त्वचा का रंग, हम त्वचा के रंग में बता सकते हैं, एक व्हाइट होगा, एक ब्लैक होगा, एक श्यामला होगा, हम ये नंबर के रूप में इसको बता सकते हैं। तो 7 में मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण क्या होगा? सी होगा त्वचा, बी होगा त्वचा के रंग। ठीक है। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है, और इसका कहना है कि विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। विभिन्नता के मुख्य स्रोत क्या है, किसके कारण से विभिन्नता आती है? तो हम पहले भी, विभिन्नता का मुख्य स्रोत तभी होगा, विभिन्नता तभी पॉसिबल है जब विनिमय हो। क्या हो? विनिमय हो, यानी क्रॉसिंग ओवर हो, तभी जाकर के क्या हो पाएगा? तो विभिन्नता हो पाएगा। विनिमय में क्या होते हैं? एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ क्या होता है? तो संयोजन होता है। एक का डीएनए दूसरे डीएनए के साथ क्या हो जाता है? कट के मिल जाता है। तो क्या हो जाते हैं? तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये विभिन्नता बोल रहा है किसके कारण से उत्पन्न होती है? क्या ये समसूत्री विभाजन के कारण से उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, या अर्धसूत्री विभाजन के कारण उत्पन्न होती है, या निषेचन के कारण उत्पन्न होती है? अगर हम देखें तो विभिन्नता उत्परिवर्तन के कारण होगा, लेकिन बहुत बड़े विभिन्नता हो जाते हैं जिसको हम लोग आनुवंशिकता में नहीं लेते हैं। ये विभिन्नता क्या होगा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, तो हम उत्परिवर्तन को लेने वाले नहीं है। समसूत्री में विनिमय होता नहीं है, तो समसूत्री को भी लेंगे नहीं। तो अगर हम देखें निषेचन, तो निषेचन भी होता है किसके कारण से? अणुसूत्री विभाजन के कारण से ही। तो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? सी होने वाला है, जिसमें विनिमय होता है,
डीएनए का क्या होता है, एक डीएनए का दूसरे डीएनए के साथ क्या होता है, संयोजन होता है और फलस्वरूप क्या होते हैं, तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसका सही ऑप्शन 8 नंबर का क्या होने वाला है, सी होने वाला है। सेम उसी प्रकार से अगर लास्ट एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 2021 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। मेंडल ने यही देखा ना, क्या करता था, एक जीन अगर इसने क्या किया, तो लंबे पौधे को किस, मेंडल ने जब लंबे पौधे को किसके साथ किया, लंबे पौधे को बौने पौधे के साथ क्या किया, संकरण कराया, तो इसने जो प्रथम पीढ़ी में देखा, अच्छा इसने जो प्रथम पीढ़ी में देखा, बौने बौने पौधे के साथ क्या किया इसने, तो संकरण कराया। इसने संकरण कराने के बाद, क्रॉस कराने के बाद जो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो मेंडल ने प्राप्त किया, F1 पीढ़ी में, इस पीढ़ी में इसने क्या देखा, सभी के सभी क्या था, सभी के सभी बौने थे। यानी कि यहाँ पर क्या देख रहा है, एक क्या कर रहा है, एक गुण यानी कि लंबे वाले गुण क्या कर रहा है, दूसरे गुण को दबा दे रहा है। यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि लंबे गुण बौने वाले गुण को क्या कर रहा है, दबा दे रहा है। फलस्वरूप F1 पीढ़ी में सिर्फ एक गुण आ रहा है, जो गुण यानी बौने नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होने वाले लंबे पौधे, सॉरी यहाँ पे लंबे आने वाला है, तो लंबे पौधे यहाँ पर होगा। तो लंबे पौधे यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो प्रभावी गुण है, जो अप्रभावी वो क्या कर दे रहा है, जो मेन गुण है वो क्या कर रहा है, दूसरे को दबा दे रहा है, यानी कि वो प्रभावी गुण है। तो लंबे पौधे यहाँ पे उत्पन्न हुआ, यानी कि F1 पीढ़ी से हमें पता चल रहा है F1 पीढ़ी में जो आया वो क्या है, प्रभावी है। तो यही बात बोल रहा है कि एक जीन दूसरे जीन को, जीन के प्रभाव को दबा देते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रभाविता। मेंडल ने सबसे पहले नियम भी दिया था और उस नियम का यही क्रॉस करके इसने देखा और इसी के आधार पर इसने नियम भी दिया था और वो नियम था प्रभाविता का नियम। तो हम कहेंगे क्या होगा, 9 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, मेंडल के एक नियम के कौन सा एक अपवाद है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा हो नहीं कि 2024 में भी ऐसा हो सकता है कि पूछा जाए। आप लोग देख सकते हैं 2010 में भी पूछा गया है और 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मेंडल के नियम का एक अपवाद, अपवाद मेंडल ने कितने नियम, जैसे प्रभाविता का नियम दिया था मेंडल ने, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था, यानी स्वतंत्र अपव्यवन के नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता के नियम कहते हैं। तो इसका जो मेंडल का अपवाद जो हो जाएगा, मेंडल ने सहलग्नता के बारे में क्या किया, कुछ भी नहीं बताया था, तो यही क्या हो जाता था, इसका अपवाद हो जाता था। क्या हो जाता था, इसका जो सही आंसर होने वाला है, इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि सहलग्नता इसका सही आंसर होने वाला है। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये भी क्वेश्चन क्या किया है, रिपीट किया गया है। सबसे पहले 2011 में पूछा गया, फिर ये कहाँ पूछ गया, 2021 में पूछ दिया गया है। तो कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया है, मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से नियम को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। क्या संलग्नता का नियम, ये तो अपवाद ही है, ये नियम तो कुछ नहीं, ये इनमें से ए बी तो होगा नहीं, जब ये नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। आनुवंशिकता मेंडल ने कौन सा नियम दिया था, तो आनुवंशिकता के नियम दिया था मेंडल ने। इसका सही आंसर बी होने वाला है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं 12 कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं। पृथक्करण के सिद्धांत को दूसरे तरीका से हम क्या बोल सकते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को दूसरी तरीका से बोल सकते हैं क्या, ये प्रभाविता का नियम तो पृथक्करण का नहीं होगा, स्वतंत्र अपव्यवन के नियम ये भी नहीं, यानी युग्मकों के शुद्धता का क्या होगा, तो इसका सही आंसर होने वाला है युग्मक शुद्धता का क्या होगा, सही आंसर, यानी कि 12 का क्या होने वाला है, सी सही आंसर होने वाला है। उसी प्रकार अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखें जो 2021 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन क्या हुआ है, तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पूछ दिया है और इनसे पहले क्या दिया था, इसी को हिंदी में दिया था क्या, विनिमय क्या होता है, विनिमय किस अवस्था में होता है, विनिमय, इसी को हिंदी में कहते हैं क्रॉसिंग ओवर को। तो बताइए क्या होगा, ए होगा कि बी होगा, यानी कि लेप्टोटीन होगा कि साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस तो उसमें हो ही नहीं सकता है। जो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या, यानी कि सबसे पहले जिसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होगा, कोशिका धर्म का क्या होगा, तो विभाजन होने वाला है। पैकेटिन में होगा क्या, या लेप्टोटीन में होगा क्या, इसमें भी तो होगा ही नहीं। डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट वाला, इसमें भी नहीं होता है, इसमें होता है ये पाइकेटिन में होता है, यानी कि 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सी होगा। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन किसमें आया है, 2020 में आया है, और ये कह रहा है कि मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है। मनुष्य में एबीओ रक्त समूह, और एबीओ रक्त समूह किसको, सभी को मिला कहा जाता है, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, तो सभी के मिला के एबीओ रक्त समूह कहा जाता है। और इसको इसमें बोला जाएगा कि
ये क्या चीज को दर्शाता है? क्या ये अपूर्ण प्रभाविता को दर्शाता है? नहीं। क्या ये सह प्रभाविता को? ये भी नहीं। और जब ये ए और सी नहीं है तो क्या होगा? तो डी भी इसका नहीं होने वाला है। तो अब ए बी और रक्त समूह किसको दिखाता है? ये दिखाता है बहु एलील को। किसको दिखाता है? ये बहु एलील को। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 है। ये कह रहा है, ये भी 2020 में आया है और इसका कहना है कि निम्न में से कौन मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ है? मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ कहने का मतलब ये ऐसे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो गति करते हैं। खासतौर पे मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग उपयोग करते हैं क्या चीज करने के लिए? तो इसका उपयोग करते हैं एक डीएनए के जीन को क्या करना है? काट के दूसरे डीएनए के जीन में हमें प्रवेश कराना रहता है। क्या कराना रहता है? प्रवेश। तो उस कंडीशन में हम लोग मोबाइल जीन का उपयोग करते हैं। मोबाइल आनुवंशिक पदार्थ का क्या करते हैं हम लोग? उपयोग करते हैं। तो खंडित जीन इसका नहीं होगा, ना तो जेपिंग जीन, ना ये दोनों होगा। तो इसका सही आंसर ट्रांसपोजीन होगा। यानी कि ट्रांसपोजीन का उपयोग करते हैं क्या करने के लिए? तो क्लोनिंग करने के लिए। यानी कोई एक बैक्टीरिया है, कोई एक जीन है, उस जीन को हमें क्या करना है? किसी दूसरे जीव के डीएनए में फिट करना है, तो हम लोग ट्रांसपोजीन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है और ये क्वेश्चन कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम कितने गुणसूत्र, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? टर्नर सिंड्रोम आप लोगों को पता होना चाहिए किसमें होता है? तो महिला में होता है। और ये कंडीशन कब होगा? महिला में होगा। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाती है? तो टर्नर सिंड्रोम में होना क्या चाहिए? महिला में होना चाहिए 44 प्लस एक्स और एक्स होना चाहिए। ये आप लोग को पता होगा, ये ऑटोजोम होता है और ये लिंक क्रोमोजोम होते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाते हैं टर्नर सिंड्रोम के कंडीशन में? टर्नर सिंड्रोम कंडीशन में एक एक्स उड़ जाएगा तो बचेगा क्या है? बचने वाला है 44 प्लस एक्स और 0। ये स्थिति होते हैं किसका? टर्नर सिंड्रोम का। कहने का मतलब होना कितना चाहिए था? 44 और 2 46 होना चाहिए था, लेकिन एक उड़ गया जिसको हम लोग 0 से दर्शाए हैं। तो टोटल कितना बच गया? सिर्फ 45 बच गया। इस कंडीशन में क्या होते हैं? इस कंडीशन में आप लोगों को पता होना चाहिए कि महिला में क्या होते हैं? एक्स गुणसूत्र क्या करते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? तो महिलाओं में लैंगिक लक्षण को लाने का काम करते हैं। तो एक्स मान लीजिए घट गया, क्या हो गया? घट गया। जब एक्स घट जाएगी, सॉरी, जब एक्स घट जाएगी, एक्स मान लीजिए घट जाएगा तो क्या होगा? लैंगिक गुण जितना आना चाहिए उतना लैंगिक गुण नहीं आएगा। कहने का मतलब जिस महिला में एक एक एक्स उड़ जाएगा, कहने का मतलब टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, उसमें पूरे लैंगिक गुण नहीं आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, इस महिला में क्या है? पूरे लैंगिक गुण नहीं आया है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर 46 की जगह पे कितना होना है? 45 होना है इसका सही आंसर। यानी कि 16 का कितना सही आंसर होगा? ए हो। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है और ये क्वेश्चन भी कितने में आया है? 2020 में आया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जेड 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 डब्ल्यू तरह के लिंग निर्धारण किसमें देखा गया है? आप लोग पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होते हैं किसमें कैसे होते हैं? एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स और एक्स वाई होते हैं, जिसमें एक्स एक्स क्या होते हैं? यानी कि होमोजाइगस वाले किसमें होते हैं? स्त्री में होता है। और ये किसमें होता है? ये होते हैं पुरुष में। लेकिन अगर हम देखें किस में, अगर हम देखें ऐसे वाले जेड 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 डब्ल्यू वाले, जेड 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 डब्ल्यू वाले, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं खास तौर पे किसमें? पक्षी में ये होने वाले हैं। इसमें पक्षी में। और ये भी आप लोग को याद रखना है, यहाँ पर होमोजाइगस स्त्री को दिखाता है, लेकिन पक्षी में उल्टा होता है। होमोजाइगस यानी कि जेड जेड क्या होने वाला है? जेड जेड दिखाएगा पुरुष को। किसमें दिखाएगा? जो नर पक्षी रहेगा उसको कौन दिखाने वाला है? कहने का मतलब अगर हम कर दें, नर पक्षी में क्या दिखाएगा? नर पक्षी में रहेगा ये, यानी कि पुरुष वाले में जेड जेड। और जेड डब्ल्यू क्या रहेगा? मादा पक्षी में रहेगा। पूरी उल्टा होता है इसमें, ये भी आप लोग याद रखेंगे, मादा पक्षी में होगा। तो जेड 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 डब्ल्यू पक्षी में होगा। तो आप इसमें से पक्षी को चुनिए, क्या कौन सा पक्षी है? घोंगा पक्षी है नहीं, तिलचट्टा भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, मोर क्या है? पक्षी है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सी इसका सही आंसर होने वाला है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये क्या है? ये 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है ये? सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? कैसा रोग है? क्या ये लिंग संबंधित रोग है? किसी लिंग में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होने से होता है? तो ये लिंग संबंधित है ही नहीं। ऑटोजोम संबंधित है या नहीं तो कोई किसी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम पोटेशियम या विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो ये भी नहीं है। मेटाबॉलिक कार्डियक चयापचय, यानी कहने का मतलब हमारे पाचन तंत्र या श्वसन तंत्र से जो रिलेटेड कोई अंग है, तो ये भी नहीं है। यानी ये ऑटोजोम संबंधित रोग है। क्या है? ऑटोजोम में किसी प्रकार की दिक्कत। आप लोगों को पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जीव
जी जी ए सी के बदले क्या हो जाते हैं, जी जी ए जी के बदले क्या हो जाएगा, जी टी सी हो जाता है, जी टी जी हो जाता है। तो ये स्थिति हो जाते हैं किसमें, ये स्थिति हो जाते हैं सिकल कोशिका एनीमिया में। अगर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये भी 19 किसमें पूछा है, 2019 में ही पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि F2 संतति की ब्राह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा। यानी कि क्या कह रहा है, F2PD का पूछ रहा है और ब्राह्य लक्षणी सिद्धांत पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो यानी कि ये क्या पूछ रहा है, फिनोटाइप पूछ रहा है। तो फिनोटाइप बताना है, फिनोटाइप फिनोटाइप बताना है किसका, तो F2 संतति में वो भी अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताना है क्या, फिनोटाइप। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, ये 3:1, ये इसका सही आंसर नहीं है ना, तो ये 2:2 सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सी, यानी कि 1:2:1। ये इनका फिनोटाइप भी होता है, ब्राह्य लक्षणी भी होता है और लक्षण प्रवृत्ति भी होता है, यानी कि दोनों के दोनों होते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों 1:2:1 होता है। किसमें, अपूर्ण प्रभाविता का, आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, जो 2018 में पूछा गया है। और ये कह रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो सकते हैं। एक ही स्थान पर क्या है, बहुत सारे जीन हैं और जिनके क्या हो सकते हैं, बहुत सारे, मैंने एक से अधिक अभिव्यक्ति हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कि ये बहुजीन कहते हैं। अभिव्यक्ति अधिक होना है तो बहुजीन इसका आंसर नहीं होगा। क्या ये उक्का जीन, उनको जीन कहते हैं, सह प्रभाविता जीन कहते हैं, ये भी नहीं, बहु एलील, एक जगह पे क्या होने वाले हैं, बहुत सारे जीन आ जाएगा। तो उस स्थिति को, और इनके क्या होगा, विभिन्न अभिव्यक्ति होगा, विभिन्न अभिव्यक्ति मतलब विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाएगा। तो ये कहने वाले हैं इसको हम बहु एलील। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है। और ये कह रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाना है, ट्राइसोमी हो जाना है। ये हम लोग पहले भी डाउन सिंड्रोम देख चुके हैं। ये कौन सी स्थिति में होता है, ये 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाना है, ट्राइसोमी हो जाना है। ट्राइसोमी की स्थिति में क्या होते हैं, तो ट्राइसोमी में हो जाते हैं 2n+1 की स्थिति को ही ट्राइसोमी कहते हैं। ये होते हैं किसमें, डाउन सिंड्रोम में। इसका सही आंसर डी होने वाला है। उसी तरह अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 है। और ये किसमें पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है। ये कह रहा है कि एक सामान्य दृष्टि वाले महिला जिनके पिता वर्णांध है, यानी कि कलर ब्लाइंड है, क्या है, उनके पिता क्या है, कलर ब्लाइंड है। एक सामान्य दृष्टि वाली महिला है, एक महिला है जिसके पिता क्या है, तो कलर ब्लाइंड है, वर्णांध है। और उनकी शादी, उनका शादी किसके साथ किया जा रहा है, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होता है। किसके साथ हो रहा है, सामान्य दृष्टि वाले पुरुष। ऐसे पुरुष हैं जिनको किसी प्रकार का रोग नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस वाले कोई इसमें लक्षण नहीं है। तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वनता की संभावना इनमें से क्या होगा। तो पूछ रहा है कि इनमें, इनके जो होने वाले पुत्र और पुत्री, उसमें वनता की कितनी संभावना है वो बताना है। तो आप लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस जो है, यानी कि वर्ण क्या है, वर्ण एक एक्स लिंक्ड क्रोमोजोमल डिजॉर्डर है ना, एक्स लिंक। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, एक्स में सी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में अगर सी डाल देंगे तो ये हो गया एक्स लिंक, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्रोमोजोम हो गया। तो क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ये औरत है, कौन है, महिला है। और इस महिला के जो पिता है, इस महिला के पिता को क्या है, तो वर्णांध है, यानी कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस पिता जो होगा उसमें क्या होने वाला है, एक्स, उसका अगर गुणसूत्र देखें तो एक्स सी और वाई होने वाला है, ठीक है। इनसे मान लेते हैं क्या होते हैं, ये महिला उत्पन्न होती है। तो इस महिला में इन पिता का कौन सा आएगा, वाई गुणसूत्र आएगा कि एक्स एक्स सी आएगा, एक्स सी आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा आने वाला है, एक्स वाले गुणसूत्र आने वाले इस महिला में, तो एक्स सी आ गया। और एक कहाँ से आएगी, इनकी माता से। इनके माता के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इसके माता क्या होने वाला है, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, यानी कि वो पूरे स्वच्छ होगा। तो उसका हम लोग एक गुणसूत्र ले लेते हैं इसके माता से, तो एक्स सी हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो ये महिला हो गया, कौन हो गया, यही महिला है। और ये महिला क्या कर रही है, तो किसके साथ शादी हो रहा है इस महिला का, इस महिला का शादी हो रहा है किसके साथ, इस महिला का शादी हो रहा है, शादी एक सामान्य दृष्टि वाले, यानी कि इस पुरुष को क्या है, कोई रोग नहीं है। इसको हम लोग सिंपल से दिखाएंगे, एक्स और वाई से दिखाएंगे। अब क्या करना है, तो इन दोनों के बीच क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस के बाद देखते हैं कि इनके इनके जो है सो पुत्र और पुत्री में कितनी संभावना रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इनसे क्या होगा, ये आएगा और ये आएगा, यहाँ पे बनने वाला है। फिर ये आएगा और ये आएगा, इधर से y आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स सी और एक्स। फिर यहाँ क्या बनेगा, एक्स सी और y। अगर फिर यहाँ देखें तो, और यहाँ से आएगा तो यहाँ क्या बनने वाला है, यहाँ बनने वाला है
एक्स सी, नहीं यहाँ तो सिंपल रहेगा, यहाँ आपको सिंपल रहेगा, एक्स रहेगा और इधर से क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ एक्स और वाई। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी लड़की है और यहाँ ये भी लड़की होगी, ये भी क्या होगा, लड़की होगा। तो यानी पुत्री होने वाला है। तो ये पुत्री और ये पुत्री में से एक पुत्री क्या है, एक पुत्री कलर ब्लाइंड है, क्या है, कलर ब्लाइंड नहीं है, ये कैरियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कैरियर है तो कलर ब्लाइंड से ग्रसित है, क्या है, ग्रसित है। और ये क्या है, पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी तरह से अगर हम पुत्र को भी देखें तो ये पुत्र पूरी तरह से क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर पुत्र को, अगर मान लीजिए पुरुष को क्या है, एक भी गुणसूत्र, एक ही एक्स गुणसूत्र होते हैं, वो उसमें कलर ब्लाइंड आ गया है, तो पूरे के पूरे उसमें क्या हो जाएगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन महिला में एक एक्स में क्या आ रहा है, एक एक्स में अगर क्या हो रही है, तो कलर ब्लाइंडनेस वाला एक जीन आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा कैरियर, वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस से ये ग्रसित तो होगा, लेकिन ये भी स्वस्थ है, और यहाँ पे ये पुत्र भी क्या है, स्वस्थ है। तो ये पूछ रहा है कि उनके पुत्र और पुत्री में वनता की संभावना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक पुत्र क्या है, एक पुत्र कलर ब्लाइंडनेस है और एक पुत्र नहीं है, तो दो में से एक है, तो कहने का मतलब 50% क्या है, 50% क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस पुत्र है। उसी तरह से अगर महिला को देखे, स्त्री को देखे, तो इसमें भी क्या हालत है, यही है, दो पुत्री में से क्या है, एक पुत्री क्या है, कलर ब्लाइंड से ग्रसित है, क्या है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, यानी कि इस कंडीशन में हम कहेंगे कि 50% पुत्री भी क्या है, तो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। सामान्य रूप से हम अगर देखें आंसर, तो इसमें बोल रहा है ए में कि 25% वर्णांध पुरुष पुत्र होगा, यानी कि 25% ही नहीं, 50% होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर बोल रहा है 50% वर्णांध पुत्र होगा और 50% सामान्य दृष्टि वाले पुत्री होगी। तो यहाँ पर तो ये मिल रहा है, लेकिन इसको देख लेते हैं कि 50% वर्णांध पुत्र, 50% वर्णांध पुत्री, सामान्य दृष्टि वाले। वर्णांध पुत्री यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर जो है वर्णांध पुत्री है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। कहने का मतलब जो वर्णांध पुत्री हो गया, इसको रोग उत्पन्न हो ही गया है पूरी तरह से, लेकिन 50% ये उत्पन्न नहीं हुआ है, 50% में ये रोग क्या है, कैरियर के रूप में काम कर रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। और यहाँ पूछ रहा है कि सभी पुत्री सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री होगी, यानी कि सभी पुत्र पुत्र जो होगा, सभी के सभी पुत्र वर्णांध होगा, नहीं, 85%, यानी कि दो में सिर्फ एक ही है। इसका सही आंसर बी होने वाला है, यानी कि पुरुष क्या रहेगा, वो पूरी तरह से वर्णांध रहेगा, और पुत्री में दृष्टि तो सामान्य रहेगी, लेकिन वो उसके अंदर में जो गुण जीन है, वो जीन कैसा जीन है, तो एक्स लिंक्ड जीन है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है। तो सही आंसर इसका बी होगा। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, ये 2018 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है, क्या है, एक बालक का रुधिर वर्ग ओ है। तो आप लोग पता होना चाहिए, जब भी ओ होगा तो इसका क्या होना है, तो इसका गुण होना है, यानी कि सभी के सभी जीन I0 और I0 वाला होना है, इसलिए होना है ताकि क्या हो पाए, ये किसको दिखाता है, रुधिर वर्ग ओ को दिखाता है। फिर बोल रहा है कि उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, पिता का रुधिर वर्ग क्या है, पिता का रुधिर वर्ग मान लेते हैं बी है। फिर क्या पूछ रहा है, तो उनके पिता के जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा, पिता के जीन प्रारूप पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, अगर ये क्या है, अगर बी है, तो दो प्रकार के जीन प्रारूप हो सकते हैं, एक हो सकती है I0 और IB हो सकती है, और एक क्या हो सकती है, तो IB और IB। लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है कि पुत्र जो है, पुत्र में दोनों के दोनों क्या है, I0 वाले हैं। तो अगर पिता में दोनों के दोनों बी वाले हो जाएगा, तो पुत्र में I0 वाले कहां से आएगा, आएगा ही नहीं। कहने का मतलब अगर पुत्र में दोनों के दोनों I0 वाले हैं, तो निश्चित ही पिता में एक ने एक क्या होना है, 0 वाले होना है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, I0 और IB वाले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे I0 ये तो होगा ही नहीं, यानी कि I0 IB कहाँ मिल रहा है, बी में मिल रहा है, तो इसका सही आंसर बी होने वाला है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, और ये क्वेश्चन देखिए, जो आप लोगों को पहले ही हम लोग दिखाए थे कि कौन सा इसको रोग है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ट्राइसोमी, यानी कि 2n+1 ट्राइसोमी, पहले भी हम लोग ट्राइसोमी के बारे में भी पूछ चुके हैं, देख चुके हैं। ट्राइसोमी कब होता है, के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब ये ट्राइसोमी वाले स्थिति आ जाएगी, तो वो बच्चे का क्या होता है, वो बच्चे का ना तो मेंटेलिटी अच्छी से विकास हो पा रही है, हो पाती है। इनका देखिए, इनका जो पूरी सर है, देख सकते हैं, इनका पूरे सर क्या हो गया है, तो पूरी तरह से इसका सर चौड़ा हो गया है। इसका हाथ का थंब भी देखेंगे, ये भी पूरे चौड़ा हो जाएगा, पैर का भी पूरे चौड़ा हो जाएगा, और इसका दिमाग भी क्या हो जाते हैं, तो कम विकसित होते हैं। कहने का मतलब ये दिमाग भी से भी क्या हो गया है, ये मंदबुद्धि हो गया है। सेम अगर देखें तो ये किसकी स्थिति में आता है, कौन से रोग अगर हो गया है, तो ट्राइसोमी, यानी कि इनके जीन के साथ कैसा स्थिति हो गया है, 21वें क्रोमोसोम पर क्या हो गया है, 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो गया है, यानी कि 2n होना चाहिए, 2n की जगह पे एक और आके जुड़ गया है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें कौन सा रोग है, ये रोग है फिलाडेल्फिया है क्या, या डाउन सिंड्रोम है, या बल्बीजिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम हम लोग पहले भी समझ के आ चुके हैं, ट्राइसोमी किस स्थिति में होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है।
उसी प्रकार अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 25 जो कब पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। इसमें जितने के जितने क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से ही मिलेगा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बैंक में क्या है, तो क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और 2024 के एग्जाम में भी इस चैप्टर से लगभग में 5 क्वेश्चन तो निश्चित ही आएगा। किसी भी अगर हम देखें जब भी 70 क्वेश्चन वाले आए हैं तो 70 क्वेश्चन में ये 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है इस चैप्टर से। अगर हम देखें इसमें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि द्विसंकर क्रॉस को फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप यानी कि कह रहा है क्या, ये ब्राय लक्षणीय अनुपात पूछ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये तो आपको किसका पूछ रहा है, ये हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ना, तो ये 3:2 तो क्या होगा, तो एक संकर संकरण का होगा, लेकिन ये होगा 9:3:2 3:1 किसका होने वाला है, तो द्विसंकर क्रॉस का होने वाला है, यानी कि सही आंसर सी होगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे कि यानी कि अगर क्या हो, एक संकर क्रॉस है, क्या है, एक संकर क्रॉस है, तो इसमें क्या होगा, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप आप लोगों को पता होना चाहिए 3:1 होता है। क्या होता है 3:1। अगर हमको इसी से क्या पूछना है, इसी से हमें पता करना है द्विसंकर क्रॉस को, हमें पता करना है द्विसंकर द्विसंकर क्रॉस को अगर हमें पता करना है तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में इसको सीधे स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो आप लोग देख लीजिए 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 और 3:1 इसका क्या हो जाने वाला है, तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 26 देखे तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जो 2015 में पूछा गया है कि वनता में रोगी नहीं पहचान पाते। वनता हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं, और ये पूछ रहा है कि यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी क्या चीज को नहीं पहचान पाते हैं। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो ज्यादा विशेष दिक्कत नहीं होता है, उसको दिक्कत सिर्फ इतना होगा वो लाल और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ लाल है, कौन चीज लाल है, कौन चीज हरा है, ये देखने में उसको क्या होगा, तो दिक्कत होता है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। उसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो 2015 में पूछा गया है 27 नंबर, मेंडल ने प्रस्तावित किया निम्नलिखित में से कौन से नियम मेंडल ने प्रस्तावित किया था। चालकता के नियम नहीं, 10% ऊर्जा के नियम, 10% ऊर्जा के नियम कहाँ पे, और इनमें से तो कोई नहीं, इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी आनुवंशिकता के नियम मेंडल ने प्रस्तावित किया था। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, और ये किस में पूछा है, 2012 में पूछा है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। आनुवंशिकी जनक हम लोग क्या लगाए हैं, सबसे पहले नंबर में ही हम लोग क्या किए हैं, फोटो लगा दिया आनुवंशिकी जनक का, यानी कि कौन है, मेंडल है। उसी प्रकार अगर देखें तो 29 नंबर है, मेंडल ने चयन किया, 2011 में पूछा है क्या चीज को मेंडल ने चयन किया, क्या चीज का खेती कर रहा था, आप लोग देखेंगे क्या चीज का, ना तो चना था, ना तो पाइनस, ना तो टमाटर गार्डन मटर, सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जो 30 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने कितने लक्षणों को अध्ययन किया था। मेंडल की बात अगर क्या किया जाए, अगर संख्या में किया जाए तो मेंडल ने अधिकतर 7 को चुना था। कितने कितने को, 7 को चुना था। आप लोगों को पता होना चाहिए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कब तक किया था, कितने वर्ष तक किया था, तो टोटल 7 वर्ष तक किया था, 1956 से लेकर के 1963 तक क्या किया था इसने, तो यानी 1800 क्या होगा, 1856 से 1863 तक इसने क्या किया था, तो संकरण किया था, यानी कि प्रयोग किया था। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 4 और 3 7 वर्ष तक इसने प्रयोग भी किया था, और लक्षण भी कितना लिया था, तो लक्षण भी इसने टोटल कितना लिया था, या 5 ना तो 4 ना तो 7। सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन है। हर दिन 30 क्वेश्चन होता था, लेकिन इसमें अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने सोचा कि सभी के सभी पीवाईक्यू को ही हम क्या कर लें, ले लें। तो इसमें आप लोग 31 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सी होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 32 नंबर है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका की क्या लेगी जिसमें 2n = 14 है। तो जब जीन क्या हो जाए, जब क्रोमोसोम यानी कि संलग्न हो जाए, एक दूसरे से जुड़ जाए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर 14 है तो उसके आधी हो जाएगा क्या, 7 हो जाएगा। जब 2 जीन एक साथ जुड़ेगा तो 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7, यानी कि सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि असामान्य बंध्य नर शरीर पर कम बाल, कम विकसित जननांग। कहने का मतलब है कि ये ऐसे पुरुष की बात कर रहे हैं जिस पुरुष में क्या होना है, जिस पुरुष में क्या होना है, तो उसका लैंगिक लक्षण क्या हो, कम विकसित हो। कम विकसित होने के कारण क्या हो जाए उसमें, तो शरीर पर कम बाल आएगा। लैंगिक लक्षण कम होगा तो क्या होगा, उसका जननांग, लैंगिक जननांग भी क्या होगा, कम विकसित होगा। ये बोल रहा है कि कौन सी स्थिति में होता है, तो ये आप लोग पता होना चाहिए। ये जो रोग होता है
इस रोग का नाम होता है क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन में क्या होता है? ये रोग होता है। लेकिन क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में स्थिति क्या होती है? स्थिति होती है इसमें, यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए इस पुरुष में, क्या होना चाहिए? 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए। लेकिन इसके जगह पे क्या हो जाता है? एक एक्स बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? एक एक्स जैसे ही बढ़ जाएगा तो बताइए एक एक्स के बढ़ने से क्या होगा? एक्स क्या होते हैं? तो एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या करते हैं? तो स्त्री वाले गुण को लाते हैं। स्त्री वाले गुण के लाने के कारण क्या हो जाएगा? जिस पुरुष में एक एक्स बढ़ गया उस पुरुष में क्या हो जाएगा? तो स्त्री वाले गुण बढ़ जाएगा। तो पुरुष में स्त्री वाले गुण बढ़ जाएगा तो देखिए कैसा दिखने में होगा। आप लोग देख सकते हैं इस पुरुष को, ये देखिए कैसा इसमें दिखने का है। और यही पुरुष यहाँ पर देख ले मजे कर रहा है। क्या कर रहा है? मजे कर रहा है। लेकिन इसको पता ही नहीं है कि हमें क्या है, आनुवंशिक रोग हो गया है। और आनुवंशिक रोग हो गया है और ये क्या करेगा, मान लीजिए आगे संबंध बनाएगा तो ये क्या होगा, नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा। तो ऐसे चीजों से क्या करना चाहिए, इस इंसान सबको बचना चाहिए। तो उसी प्रकार अगर हम देखें तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है एक्स 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 तो होगा ही नहीं। तो एक्स वाई तो नहीं होगा, एक्स एक्स वाई होना है। क्या होना है? एक्स एक्स वाई होना है। तो यहाँ तो एक्स वाई है तो ये भी नहीं होगा। एक्स वाई वाई ये भी नहीं होगा। ये भी, ये सही आंसर होगा। उपयुक्त में से कोई भी क्या होगा, नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें चुनना था किसको? एक्स एक्स वाई को चुनना था। तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर डी होगा। आज हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगले दिन हम लोग क्या करने वाले हैं? अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, तो मोलिकुलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस का हम लोग क्या करने वाले हैं, तो पीवाईक्यू करेंगे। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू में हमारा लेक्चर 6 होने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है।